हेलो एवरीवन। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग लिंग संलग्न जीन्स, लिंग संलग्न लक्षण तथा उनकी वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लिंग संलग्न जीन्स किसे कहते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के साथ साथ कुछ कायिक लक्षणों के भी जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं कायिक लक्षणों के जीन्स को ही लिंग संलग्न जीन कहा जाता है। और इन लिंग संलग्न जीनों के द्वारा जो लक्षण नियंत्रित होते हैं उन लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। आप जानते हैं मानव में जो 23वां जोड़ा होता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है। वही हमारे लिंग गुणसूत्र हैं जिन्हें हम नर में XY से तथा मादा में XX से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं X और Y गुणसूत्रों पर जो जीन स्थित होते हैं वो जीन हमारे लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। आइए हम बारी बारी से X संलग्न, Y संलग्न और X तथा Y संलग्न लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। X संलग्न लक्षण वे लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं उन्हें हम X संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता, इन दोनों लक्षणों के जो जीन हैं वह X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को X संलग्न लक्षण कहा जाता है। इसी तरीके से Y संलग्न लक्षण वे लक्षण जिनके जीन Y गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें Y संलग्न लक्षण कहा जाता है। XY संलग्न वे लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्र पर भी पाए जा सके, Y गुणसूत्र पर भी पाए जा सके, उन्हें XY संलग्न लक्षण कहा जाता है। आप कैसे जानेंगे कि किसी लक्षण का जीन लिंग गुणसूत्रों पर है या ऑटोसोम पर है? इसका पता लगाने के लिए यदि हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वह भिन्न भिन्न आता है। यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न भिन्न आए इसका मतलब वह लक्षण हमारा लिंग संलग्न लक्षण है। यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम एक आए, एक समान आए, इसका मतलब उस लक्षण का जो जीन है वह ऑटोसोम पर स्थित है। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछ लेता है कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कि यह जीन या फला लक्षण का जीन लिंग संलग्न है या नहीं। यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम भिन्न भिन्न आता है तो उसका जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होगा, और यदि रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम एक जैसा आता है तो वह जीन ऑटोसोम पर स्थित होगा। X संलग्न में हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या है? वर्णांधता के बारे में पहले समझते हैं। वर्णांधता यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इससे ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसे प्रोटॉन दोष या डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति ड्राइवर बनने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि ड्राइविंग में आप जानते हैं
लाल और हरे रंग का जो सिग्नल होता है जिससे जाने और रुकने का सिग्नल दिया जाता है, यदि हम उसी में भी भेद नहीं कर पाएंगे तो हम फिर एक्सीडेंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग चालक नहीं बन पाते हैं या उनको लाइसेंस नहीं जारी होता है। वारांधता को अगर हम देखें तो इसका जो जीन है वह यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसके एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लिख दिया जाता है। पुरुषों में चूंकि एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है और यदि उस गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील है तो वह पुरुष वर्णांध होगा। स्त्रियों में दो यक्ष गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील है और दूसरे गुणसूत्र पर नहीं है, इसका मतलब दूसरे गुणसूत्र पर उस संगत स्थान पर स्वस्थ जीन है और जब एक स्वस्थ जीन रहता है तो इस जीन के प्रभाव को वह खत्म कर देता है। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं या लड़कियां वह सिर्फ वाहक होती हैं, उनमें वर्णांधता का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। और जिनमें दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर वर्णांधता का एलील पाया जाता है वह स्त्रियां वर्णांध होती हैं। वाहक क्यों होती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि स्त्रियों में दो यक्ष गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील है तो उसका जो दूसरा साथी होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर स्वस्थ जीन रहता है और वह स्वस्थ जीन इस वर्णांधता वाले एलील के प्रभाव को दबा देता है। इसीलिए इसे सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह अपने आप को तभी अभिव्यक्त कर पाता है जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है, दोनों एलील वर्णांधता के रहते हैं, तभी स्त्रियों में वर्णांधता का लक्षण आता है। पुरुषों में चूंकि एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है, दूसरा गुणसूत्र वाई होता है, इस वाई गुणसूत्र पर सामान्य एलील जो इस कलर ब्लाइंडनेस के एलील को दबा दे वह एलील नहीं होता है। इसलिए पुरुषों में एक भी वर्णांधता का एलील रहने पर भी पुरुष वर्णांध हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से ठीक हीमोफीलिया की वंशागति होती है, उसमें भी क्या होता है, हीमोफीलिया के एलील को दर्शाने के लिए एच लगा दिया जाता है। पुरुष जो होगा वह हीमोफिलिक होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। यदि किसी महिला में सिर्फ एक यक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का एलील है वह क्या होगी, कैरियर होगी, वाहक। और यदि उसके दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का एलील है तो वह हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया से जो ग्रसित होते हैं उन्हें यदि हल्का भी चोट लग जाए और ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो वह ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है। हाइपरट्राइकोसिस एक वाई संलग्न लक्षण है। इसका जीन वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं, कुछ लोगों के कानों पर बाल आपने देखा होगा कर्णपल्लवों पर, यह
वास्तव में हाइपरट्राइकोसिस का लक्षण है। इसका जीन वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। वाई गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उन्हें होलैंड्रिक जीन तथा इनकी वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है होलैंड्रिक जीन किसे कहते हैं? वे जीन जो वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें होलैंड्रिक जीन तथा इनकी वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति कहते हैं। यह चूंकि वाई में है, वाई गुणसूत्र पर इसका जीन होता है, इसलिए यह सदर पुरुषों में होगा, स्त्रियों में नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्णांगता XY संलग्न, ये भी आप याद रखिएगा। एक हम रेखा चित्र के माध्यम से वर्णांगता की वंशागति को दिखा देते हैं। कभी कभी पूछ देता है यदि किसी वर्णांग पुरुष का विवाह किसी वाहक स्त्री से हो जाए तो उनकी संतानों में वर्णांगता का प्रतिशत क्या होगा, इसे आप एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो इसमें जब युग्मक बनेगा, एक में यक्ष जाएगा, दूसरे में वाई गुणसूत्र, इधर युग्मक हो गया। यदि यह युग्मक नर युग्मक मादा के इस युग्मक से मिलता है दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर वर्णांगता का एलील आ गया, तो यह जो स्त्री होगी क्या होगी? वर्णांग होगी। यदि यह युग्मक इस युग्मक से मिलता है तो एक एलील वर्णांगता का है, जो दूसरा गुणसूत्र आ रहा है उस पर वर्णांगता का एलील नहीं है। इसका मतलब उस स्थान पर स्वस्थ एलील है, तो वह स्वस्थ एलील क्या करता है? वर्णांगता के एलील के प्रभाव को दबा देता है, जिसके कारण ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वाहक होती हैं। और यदि यह वाई गुणसूत्र वाला नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ मिलता है तो आप देखिए वर्णांगता का एक एलील इधर से आ गया, तो यह पुरुष क्या होगा? वर्णांग होगा। और इसी तरीके से यदि यह युग्मक इस युग्मक से मिलता है तो यह पुरुष हमारा क्या होगा? सामान्य होगा। तो दो वर्णांग तथा एक सामान्य और एक वाहक, यदि पूछे परीक्षा में कितने प्रतिशत संतानें वर्णांग होंगी, चूंकि 4 संतानें हैं कुल, तो 4 में से 2 वर्णांग हैं, इसका मतलब 50% वर्णांग होंगे। वाहक पूछे कितने प्रतिशत होंगे, तो 4 में से 1 वाहक है, तो वाहक का प्रतिशत क्या होगा? 25%। और सामान्य का प्रतिशत क्या होगा? 25%। कभी कभी पूछ देता है कि जो संतानें होंगी उनमें पुरुष कितने प्रतिशत वर्णांग होंगे। चूंकि पुरुष की संख्या 2 है, 2 में से 1 वर्णांग है और 1 सामान्य है, तो पुरुष जो होंगे वो 50% वर्णांग होंगे तथा 50% सामान्य होंगे। यदि पूछे कि स्त्रियां कितने प्रतिशत वर्णांग होंगी और कितने प्रतिशत सामान्य होंगी, तो स्त्रियों में 2 स्त्रियां हैं, 2 में से 1 वर्णांगता से ग्रसित है, इसका मतलब 50% स्त्रियां वर्णांग होंगी तथा 50% क्या होंगी? वाहक होंगी। इस प्रकार का भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है। इस पर दिए हुए अभ्यास आप लोग कर लें। ठीक इसी प्रकार से हीमोफीलिया की भी वंशागति होती है, जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में C लिखते हैं, हीमोफीलिया की दशा में वहां पर H लिख करके, उसमें भी इसी तरीके से आप रेखा चित्र बना करके आप पता कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत संतानें हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी और कितने सामान्य होंगी। दोनों ही X लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर हैं,
याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यह लिंग संलग्न प्रभावी लक्षण है, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, कि ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर है, कि ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है दोनों, वर्णांधता हीमोफीलिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।